नमस्कार। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जी। जहां एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। और दूसरी तरफ एक छोटा सा पहाड़ी राज्य। हाँ, जो अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। ये कहानी है हल्दी घाटी की। और ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है ना, ये दो बहुत ताकतवर किरदारों शहंशाह अकबर और महाराणा प्रताप की सोच, उनके सिद्धांतों के टकराव की कहानी है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के लिए हमने हल्दी घाटी, प्रताप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल एम्पायर के कुछ हिस्सों को अपना आधार बनाया है। सही। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि युद्ध में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उस लड़ाई की नौबत ही क्यों आई, मैदान में क्या रणनीतियां थीं, और उस एक दिन की लड़ाई ने आने वाले कई सालों के इतिहास पर क्या असर डाला। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है अकबर से। 16वीं सदी का हिंदुस्तान। अकबर एक ऐसा साम्राज्य बना रहे थे जो मतलब पहले कभी नहीं देखा गया था। हाँ। और उनकी नीति सिर्फ तलवार के जोर पर जीतने की नहीं थी। वो राजपूतों से रिश्ते जोड़ रहे थे, शादियों के जरिए, उन्हें दरबार में बड़े बड़े पद देकर। बिल्कुल, ज्यादातर राजपूत रियासतें उनके साथ आ भी गई थीं। ये अकबर की दूर की सोच थी। वो जानते थे कि राजपूतों के बिना हिंदुस्तान पर राज करना मुश्किल है। लेकिन एक राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था। मेवाड़। और वहां के शासक थे महाराणा प्रताप। खास तौर पर 1568 में जब मुगलों ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद से तो प्रताप के लिए ये सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की आन की लड़ाई बन गई थी। और मेवाड़ सिर्फ आन की बात नहीं थी, है ना, इसकी लोकेशन भी तो बहुत जरूरी थी। बहुत ज्यादा। मेवाड़ गुजरात जाने वाले अहम व्यापारिक रास्तों पर पड़ता था। तो अगर मेवाड़ आजाद रहता तो ये अकबर के पूरे साम्राज्य के क्या कहते हैं ताने बाने के लिए एक चुनौती थी। मतलब एक छोटा सा राज्य शहंशाह की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा था। हाँ, और ये अकबर को मंजूर नहीं था। तो अकबर जैसे चतुर बादशाहों ने उन्होंने सीधे हमला तो नहीं किया होगा, कुछ बातचीत की कोशिश हुई थी, बिल्कुल हुई थी। एक नहीं 4 बार कोशिश हुई। हमारे स्रोत बताते हैं कि अकबर ने एक के बाद एक अपने सबसे काबिल दूतों को भेजा। अच्छा। पहले जलाल खान, फिर आमेर के राजा मान सिंह, उनके बाद भगवंत दास और आखिर में अपने वित्त मंत्री टोडरमल को। मतलब बड़े बड़े नाम भेजे गए। हाँ, और सबको यही पैगाम देकर भेजा गया कि प्रताप अधीनता स्वीकार कर लें, उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन प्रताप का एक ही जवाब था, मेवाड़ आजाद रहेगा। तो 1576 आते आते अकबर का धैर्य जवाब दे गया। हाँ, वो समझ गए कि अब सिर्फ तलवारें ही बात करेंगी। ठीक है, तो अब जंग तय हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अकबर ने एक ऐसा दाव चला जो आज भी मतलब बहुतों को हैरान कर देता है। उन्होंने अपनी इतनी बड़ी फौज की कमान किसी तुर्क या मुगल सेनापति को नहीं दी। और यही अकबर का सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं था, ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने मेवाड़ पर हमले का जिम्मा सौंपा आमेर के राजा मानसिंह को, जो खुद एक कछवाहा राजपूत थे। बिल्कुल। मानसिंह अकबर की सेना में एक बहुत ऊंचे मनसबदार थे, यानी उन्हें साम्राज्य में एक बड़ा पद और बहुत इज्जत हासिल थी। तो एक राजपूत को ही दूसरे राजपूत के खिलाफ भेजकर अकबर बाकी राजपूत राजाओं को एक साफ संदेश दे रहे थे। हाँ, कि आप या तो साम्राज्य के साथ खड़े होकर मानसिंह की तरह ताकतवर बन सकते हैं या फिर प्रताप की तरह अकेले लड़ सकते हैं। ये तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक मनोवैज्ञानिक जीत थी तो। और मुगल सेना बहुत बड़ी थी। अनुमान है कि 5000 से 10,000 तक सैनिक थे। हाँ, 5000 से 10,000 सैनिक, जिसमें मानसिंह के अपने राजपूत, मध्य एशिया से आए मुगल और दूसरे मुस्लिम लड़ाके शामिल थे। और उनके पास तोपें थी, बंदूकें थीं। और एक जबरदस्त घुड़सवार फौज थी। उनके साथ आसफ खान जैसे अनुभवी कमांडर भी थे। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना जाहिर है संख्या में बहुत कम थी, लेकिन मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो है उनकी सेना का गठन। क्या? उसमें सिर्फ राजपूत ही नहीं थे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। प्रताप की सेना में मुश्किल से 3000 घुड़सवार थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता थी। अच्छा। सेना की अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व एक अफगान योद्धा हाकिम खान सूर कर रहे थे। एक अफगान योद्धा, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हाँ, और उनके साथ थे 400 भील धनुर्धर जो पहाड़ों में लड़ने के उस्ताद थे। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ राजपूतों की नहीं बल्कि मेवाड़ की आजादी की लड़ाई बन चुकी थी, जिसमें हर समुदाय के लोग शामिल थे। तो जाहिर है प्रताप अपनी छोटी सेना को लेकर खुली लड़ाई तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी रणनीति के हिसाब से युद्ध का मैदान चुना। हाँ, और वो मैदान था हल्दी घाटी का तंग दर्रा। इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। अच्छा। वो इलाका ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। प्रताप जानते थे कि यहाँ मुगलों की विशाल सेना और उनकी भारी तोपें किसी काम की नहीं रहेंगी।
मतलब ये उनकी छोटी और फुर्तीली सेना के लिए एकदम सही जगह थी। एकदम सही। तो 18 जून 1576 की सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने थी। मंच पूरी तरह तैयार था। 18 जून 1576 सुबह का वक्त, लड़ाई शुरू होती है। तो पहला हमला कौन करता है? क्या मुगलों ने अपनी बड़ी सेना के साथ धावा बोला? नहीं, ठीक इसका उल्टा हुआ। प्रताप ने इंतजार नहीं किया। अच्छा। उन्होंने और उनकी सेना ने पहला और इतना जोरदार हमला किया कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। हाकिम खान सूर की टुकड़ी ने मुगल सेना के दाएं और बाएं हिस्सों पर ऐसा तूफानी हमला किया कि वो बिखर कर भागने लगे। मतलब उन्होंने इंतजार नहीं किया कि मुगल हमला करें, उन्होंने पहले ही धावा बोल दिया। हाँ, और ये एक चौंकाने वाली रणनीति थी। इसके बाद राजपूत घुड़सवारों ने सीधे मान सिंह की अगुवाई वाली मुगल सेना की केंद्र पर हमला बोल दिया। दबाव इतना ज्यादा था कि मुगल सैनिक पीछे हटने लगे होंगे। बिल्कुल। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने खुद लिखा है कि मुगल सेना जान बचाने के लिए रती तलाई नाम की जगह की ओर भागी थी। वाह। मतलब लड़ाई के शुरुआती घंटों में मेवाड़ की छोटी सी सेना एक विशाल साम्राज्य की सेना पर भारी पड़ रही थी। पूरी तरह से। और उन भील धनुर्धरों का क्या हुआ? उनकी भूमिका बहुत अहम थी। वो पहाड़ियों पर ऊंचाई पर तैनात थे। उन्होंने वहां से तीरों की ऐसी बारिश शुरू कर दी कि नीचे लड़ रहे मुगल सैनिकों के लिए संभलना नामुमकिन हो गया। वो एक तरह से ऊपर से बरसती मौत की तरह थे। हाँ, कह सकते हैं। तो एक तरफ पारंपरिक तीरंदाजी और घुड़सवारी थी और दूसरी तरफ मुगलों की बंदूकें। मुगलों ने अपनी मस्केट राइफलों से जवाब दिया, जिससे मेवाड़ के हाथियों का हमला कुछ हद तक धीमा पड़ा। लेकिन जैसा हमने बात की, पहाड़ी इलाके की वजह से उनकी भारी तोपें तो बेकारी साबित हुई। तो लगभग 4 घंटे तक ये घमासान चला। हाँ, लगभग 4 घंटे तक। और इन 4 घंटों तक ऐसा लग रहा था कि मेवाड़ एक अविश्वसनीय जीत हासिल करने वाला है। ठीक है, तो मेवाड़ जीत के तगार कर था, सब कुछ उनके पक्ष में था। पहाड़ों का फायदा, भीलों की तीरंदाजी, शुरुआती हमले का जोश। यकीन करना मुश्किल है कि यहाँ से पासा पलट सकता था। फिर हुआ क्या? यहाँ एक नहीं, 2 बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। और पहला कोई सैन्य हमला नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। मनोवैज्ञानिक चाल? कैसे? जब मुगल सेना हारकर भाग रही थी, तो उनके रिजर्व दस्ते के कमांडर मेहतर खान ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उसने जोर जोर से ढोल बजवाना शुरू कर दिया और ये अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर मैदान में पहुंच रहे हैं। सिर्फ एक अफवाह, और इसने काम कर दिया। इसने जादू की तरह काम किया। भागते हुए मुगल सैनिकों ने जैसे ही ये सुना, उनका हौसला लौट आया। उन्हें लगा कि अब मदद बस पहुंचने ही वाली है, और वो पलटकर दोबारा लड़ने लगे। और प्रताप की सेना पर इसका क्या असर हुआ? ठीक उल्टा। उनमें यह खबर आग की तरह फैली और हताशा छा गई। कई सैनिक ये सोचकर मैदान छोड़ने लगे कि अब इतनी बड़ी शाही फौज से जीतना नामुमकिन है। ये तो सच में एक शानदार चाल थी, दिमाग का खेल। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। युद्ध तो अभी भी चल रहा था ना। दूसरा और आखिरी निर्णायक मोड़ क्या था? दूसरा मोड़ तब आया जब लड़ाई अपने चरम पर थी। महाराणा प्रताप ने देखा कि जब तक दुश्मन का सेनापति नहीं गिरेगा, लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो उन्होंने सीधे मानसिंह पर हमला किया। हाँ, उन्होंने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाई और सीधे मानसिंह के हाथी पर हमला कर दिया। वो मानसिंह के बहुत करीब पहुंच गए थे और उनका भाला मानसिंह के महावत को जा लगा, लेकिन मानसिंह हौदे में झुककर बच गए। लेकिन इस हमले में वो मुगल सेना से घिर गए होंगे। हाँ, और इसी कोशिश में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। उनके वफादार सरदारों ने जब देखा कि महाराणा की जान खतरे में है, तो उन्होंने जोर देकर उन्हें लड़ाई के मैदान से बाहर निकाला। उनका कहना था, आप बचेंगे तो मेवाड़ बचेगा। बिल्कुल। लेकिन सेनापति के मैदान से हट जाने पर तो सेना का मनोबल टूट जाता। हाँ, वो तो लड़ना ही बंद कर देती। उल्टा था। लेकिन तभी बीदा झाला नाम के एक सरदार ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्रताप को बचाने के लिए फौरन उनके शाही प्रतीक चिन्ह यानी राजछत्र और ध्वज खुद धारण कर लिए, ताकि मुगल सेना उन्हें भी प्रताप समझे। हाँ, और मुगल सेना को लगा कि वही प्रताप है, और वो सब उन पे टूट पड़े। झाला लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन उनके इस बलिदान ने महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकलने का जरूरी वक्त दे दिया। वाह। ठीक इसी के बाद काजी खान के नेतृत्व में जो मुगल रिजर्व सेना थी, उसने किनारे से हमला करके राजपूतों की बिखरी हुई पंक्तियों को पूरी तरह तोड़ दिया, और इसी के साथ युद्ध का नतीजा तय हो गया। तो आखिरकार युद्ध के मैदान पर मुगलों का कब्जा हो गया। पर सवाल ये है कि इस लड़ाई को जीता कौन? मतलब क्या मुगल अपने असली मकसद में कामयाब हुए? ये बहुत पेचीदा सवाल है। अगर आप सिर्फ मैदान की बात करें तो तकनीकी तौर पर यह मुगलों की जीत थी।
उन्होंने लड़ाई का मैदान और पास के शहर गोगुंदा पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनका मुख्य मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, और वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, प्रताप तो उनकी पकड़ से बहुत दूर निकल चुके थे। और हमारे स्रोत तो ये भी बताते हैं कि अकबर इस नतीजे से खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने बाद में मानसिंह को इस बात के लिए फटकार भी लगाई थी कि उन्होंने प्रताप का पीछा क्यों नहीं किया। शायद अकबर जानते थे कि जब तक प्रताप आजाद हैं, मेवाड़ की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और नुकसान, हताहतों के बारे में क्या पता चलता है? मुगल स्रोत बताते हैं कि उनके 550 सैनिक मारे गए और मेवाड़ के 500। लेकिन इतिहासकार जदुनाथ सरकार का अनुमान है कि मेवाड़ का नुकसान कहीं ज्यादा, करीबन 1600 सैनिकों का था। और इस लड़ाई का लंबे समय में क्या असर हुआ? क्या मेवाड़ हमेशा के लिए मुगलों के अधीन हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई के बाद मुगलों ने मेवाड़ के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए प्रताप को पहाड़ों में रहना पड़ा। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। अच्छा। 1585 के बाद जब मुगलों का ध्यान पंजाब और दूसरे सरहदी इलाकों पर गया, तो प्रताप ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, छापामार लड़ाई, और एक एक करके अपनी चौकियां वापस जीतनी शुरू कर दी। मतलब उनका संघर्ष हल्दी घाटी के बाद भी जारी रहा? पूरी ताकत से जारी रहा। कहा जाता है कि 1597 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ के किलों को छोड़कर अपनी खोई हुई 36 में से 34 चौकियां वापस हासिल कर ली थी। मतलब वो अपनी आखिरी सांस तक आजाद रहे। आजाद रहे। हालांकि ये भी सच है कि सालों बाद उनके बेटे अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर के साथ एक सम्मानजनक संधि कर ली थी। तो कह सकते हैं कि हल्दी घाटी ने एक तरफ मेवाड़ की आज़ादी की भावना को और मजबूत किया, लेकिन इसने ये भी साफ कर दिया कि मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती देना कितना मुश्किल था। तो हल्दी घाटी सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं था, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ साम्राज्य का विस्तार और दूसरी तरफ अपनी मिट्टी की स्वतंत्रता। सही कहा। महाराणा प्रताप का प्रतिरोध और राजा मानसिंह का अपने साम्राज्य के प्रति कर्तव्य और सैन्य कौशल दोनों ही अपनी अपनी जगह इतिहास में दर्ज हैं। बिल्कुल। ये लड़ाई हमें ये भी दिखाती है कि इतिहास सिर्फ काले और सफ़ेद में नहीं होता। इसमें कई परतें होती हैं, कई रंग होते हैं। राजस्थान की वो पीली मिट्टी आज भी उन योद्धाओं की कहानी कहती है जो अपने अपने सच और अपने अपने कर्तव्य के लिए लड़े। और ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। एक राजपूत राजा मानसिंह एक विशाल साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, दूसरे राजपूत महाराणा प्रताप अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये हमें उस दौर की वफादारी और धर्म की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उस जमाने में एक शासक के लिए सही फैसला क्या होता होगा? साम्राज्य से वफादारी जिससे ताकत और सम्मान मिलता है, या अपनी मिट्टी और स्वतंत्रता के लिए लड़ना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।